नमस्कार, स्वागत है सभी का यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर के हमारे इस चैनल पर। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। एक बार जल्दी से जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक और शेयर, ये दो चीज सबसे पहले कर दीजिए। उसके बाद हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था और बताया था आपको कि हम एक बार आपका जो फॉर्म आ चुका है ऑनलाइन सबमिशन के लिए, आपके लिए फॉर्म ओपन जो हो चुके हैं, उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको हम एक बार डिटेल में देखेंगे, आखिर उसमें कहा क्या क्या गया है। ठीक है, आज के सेशन में हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये जो क्लास है हमारी, आज की क्लास इसी पर आधारित रहने वाली है। जो नए बच्चे हैं, जो कि इससे पहले जिन्होंने एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिया है या जिनको एनटीए यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं इस बार, उनके लिए भी ये क्लास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। शायद इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डिस्कस करने के बाद आपके मन में जो भी विचार हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए, वो काफी कुछ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उस पे ही हम डिस्कस करते हैं, एक एक चीज पे हम फोकस करेंगे। सारा का सारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन हम यहाँ पर कवर करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें कही गई हैं। सबसे पहले इसका इंडेक्स देख लेते हैं कि कहां पर क्या चीज बताई गई है। ये आप इस पृष्ठ पर देख सकते हैं, सारी जानकारी दी गई है कि कहां पर क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी। आप वो पेज जो है ओपन कर सकते हैं। जैसे आपको एनटीए के बारे में जानकारी दी गई है, आपको यूजीसी के बारे में जानकारी दी गई है, आपको यूजीसी नेट के बारे में जानकारी दी गई है, आपको दिसंबर 2021 और जून 2022 की मर्ज साइकिल के बारे में जानकारी दी गई है। कैसे आपकी परीक्षा हो जाएगी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट कौन कौन से शामिल हैं, मीडियम क्या है क्वेश्चन का, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। अब मैंने कमेंट में देखा, काफी पीछे कमेंट मैंने देखे थे आपके, जो भी आपने ड्रॉप करे रहते हैं क्लास में। उस कमेंट में आप लोगों ने पूछा था कि मैम 2 एग्जाम को मर्ज कराया गया है, जिसमें दिसंबर 2021 और जून 2022 का एग्जाम को मर्ज कराया। क्या दिसंबर 2021 के लिए अलग से पेपर आएगा और जून 2022 के लिए अलग से पेपर आएगा? जी नहीं, पेपर आपका एक ही होगा, जो कि कंबाइंड रहेगा दिसंबर 2020 के लिए, 2021 के लिए और जून 2022 के लिए। ठीक है, ये कंबाइन करके दोनों को ही एक परीक्षा आयोजित कर दी गई है। इसीलिए दिसंबर 2021 जून 2022 की ये मर्ज साइकिल है, यानी दोनों ही एग्जामिनेशंस को मर्ज करके आपकी एक परीक्षा आयोजित कर दी गई है, ताकि आपका जो दिसंबर 2020 में एग्जाम नहीं हो पाया था उसकी कमी भी ना खले, वो भी साथ में आपका हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करते हैं। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें जिस पर बात कर लेनी चाहिए, ये बहुत लंबा है, लेंदी है, लेकिन जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा यहां पर कर लेते हैं। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगी। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं आपको रीड करने को कहूंगी, उस पर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूं। ये थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए मुझे इसको स्क्रॉल करने में थोड़ा ज्यादा समय लगने वाला है। जो ये वाला सेक्शन है जिसमें अपेंडिक्स 11 जो कहा गया है, जिसमें प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ एनटीए स्कोर फॉर मल्टी सेशन पेपर, नॉर्मलाइज प्रोसीजर बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर, जो कि दिया गया है 48 नंबर पेज पर। इसको आप लोगों ने रीड करना है। आपको क्लियर हो जाएगा कैसे परसेंटाइल जो है बनाई जाती है, क्या फॉर्मूला है परसेंटाइल को बनाने का। ठीक है, ये आपको रीड करना है और ये मैं आपको ही रीड करने के लिए बोल रही हूं। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि आखिर क्या प्रोसीजर है और क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, एनटीए यूजीसी नेट का जो भी आपका रिजल्ट तैयार होता है उसमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो ये आपने रीड करना है। ठीक है, बाकी हम चलते हैं आगे, क्या क्या चीज हमें देखनी है उस पर हम एक बार विचार कर लेते हैं। ये स्क्रीन हम देखते हैं सबसे पहले, जिसमें कहा गया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट ऑफ ग्लेंस। ये हम पहले भी हमने इस पर चर्चा की हुई है। सबसे पहले यहां पर दिया गया है, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, ऑनलाइन मोड से ही फिल होंगे। वेबसाइट कौन सी है जिस पर ये फिल किए जा रहे हैं, वेबसाइट भी आपकी यहां पर दी हुई है। तारीख क्या रहेंगी, 30 अप्रैल 2022 से लेकर के 20 अप्रैल 2022 के शाम 5 बजे तक आपके ये फॉर्म जो है भरे जाएंगे।
एग्जामिनेशन फी कब तक भरी जा रही है? 20 मई 2022 से 20 मई 2022 के 11:50 PM तक आपकी ये फी जो है भरी जाएगी। ठीक है, फी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। जनरल, सामान्य वर्ग, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो कि आरक्षण में नहीं आते हैं, उनके लिए यहां पर आपकी फी दी हुई है 1100 रुपीज उनकी फी है। जनरल EWS, जनरल सामान्य है लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, और दूसरे OBS हैं यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं लेकिन वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं अगर, तो उनके लिए फी स्ट्रक्चर रखा गया है 550 का। ठीक है, ध्यान रहे, जनरल EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और OBC है नॉन क्रीमी लेयर में है, तो उनको यहां पर फी में कंसेशन मिला हुआ है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी PWD और थर्ड जेंडर को भी यहां पर फी में कुछ कंसेशन आपको मिला हुआ है। 275 रुपी जो है आपकी फी है। ठीक है, बाद में बताया गया है कि करेक्शन कब किया जाएगा आपके फॉर्म का, तो करेक्शन के लिए भी, वैसे तो गलती मत कीजिए, गलती यदि हो जाती है तो करेक्शन के लिए फॉर्म दोबारा से रीओपन हो जाएंगे 21 मई 21 मई 2022 से लेकर 23 मई 2022 तक आपके फॉर्म ओपन रहेंगे करेक्शन के लिए यदि कोई गलती हो जाती है तो। एग्जामिनेशन सेंटर, एडमिट कार्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा की तारीख क्या रहेगी, इस संदर्भ में जानकारी आपको बाद में वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और यह ध्यान रखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा का समय क्या रहेगा, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे की आपकी परीक्षा होगी दोनों ही पेपर के लिए। पेपर 1, पेपर 2, आपके NTA UGC नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही पेपर में कोई गैप नहीं होगा और दोनों ही पेपर का कंबाइन मिलाकर के 3 घंटे का परीक्षा यहां पर आयोजित की जाएगी। नो ब्रेक बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, आगे टाइमिंग ऑफ शिफ्ट एग्जामिनेशन, 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगी, दूसरी शिफ्ट आपकी शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगी। ठीक है, बाद में डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड प्रोविजनल आंसर की ऑन द वेबसाइट फॉर इनवाइटिंग चैलेंज फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट। जो आपके प्रोविजनल आंसर की है वो कब जारी की जाएगी और कब आप उसकी प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, वो तारीख भी आपकी बाद में वेबसाइट पर टाइम टू टाइम जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा ये तारीख भी आपकी बाद में डिक्लेयर कर दी जाएगी। कौन सी वेबसाइट आप चेक करेंगे NTA UGC नेट के रिगार्डिंग अपडेट रहने के लिए, वो है www.nta.ac.in। ठीक है, उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं ugcnet.nta.nic.in। ये जो वेबसाइट है ये NTA की पर्टिकुलर वेबसाइट है और यहां पर अगर आप NTA UGC नेट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं जैसे फॉर्म भरना, रिजल्ट आ जाना, ये सारी सूचना यहां पर भी अपडेट होती है NTA में और यहां पर भी आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। बाकी रिजर्वेशन किस किस को मिल रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, OBC जो कि नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उनको यहां पर रिजर्वेशन मिल रहा है, SC ST OBC PWD थर्ड जेंडर, इन सबको यहां पर रिजर्वेशन मिल रहा है। और यहां पर क्या कहा गया है, जो हाईलाइटेड है वो चीज हम देख रहे हैं, candidate can apply for December 2021 and June 2022 cycle of NTA UGC नेट थ्रू ऑनलाइन मोड। आप ऑनलाइन माध्यम से इन दोनों की मर्ज साइकिल के लिए आवेदन कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी और माध्यम से हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन माध्यम के अलावा किसी भी अन्य तरीके से फॉर्म जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। Only one application is to be submitted by the candidate। ध्यान रखेंगे, कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम बहुत सारे आवेदन कर देते हैं एक साथ। ठीक है, जैसे हमने एक विषय कैसे कर दिया, फिर हमने MA तो कई विषयों में से हम कर लेते हैं, हमने एक विषय से कर लिया, दूसरे विषय से भी हम कर लिया। आप ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। केवल एक एप्लीकेशन एक अभ्यर्थी के द्वारा सबमिट किया जाना चाहिए। मोर देन वन एप्लीकेशन, अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये स्वीकार्य नहीं होगा।
अक्सर आप क्या करते हैं, 2-3 सब्जेक्ट में आपका अगर एमए है तो आपने वो 2-3 सब्जेक्ट में अपना नेट का फॉर्म भर दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर तीनों सब्जेक्ट से या दो सब्जेक्ट से आपका नेट क्वालिफाई एक साथ हो जाता है तो मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, मान्य केवल अगर आपने 2 सब्जेक्ट में दोनों का एक साथ अप्लाई कर दिया तो दोनों एक साथ आपके मान्य नहीं होंगे, वो निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए एक बार में एक ही फॉर्म भरिए और यही यहां पर भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राई कर लूं, क्या पता मेरा दूसरा सब्जेक्ट ना हो, एक क्वालिफाई हो जाए, तो एक क्वालिफाई हो गया तो वो ठीक है, एक क्वालिफाई आपका हो गया, दूसरा क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन दोनों एक साथ अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहां पर सीधे इंस्ट्रक्शन दिए गए, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। मोर देन वन एप्लीकेशन, अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन यानी मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप सबमिट करते हैं तो कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो अभ्यर्थी स्वीकार्य नहीं होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये क्या क्या है? फॉलो द स्टेप गिवन बिलो, अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो कौन कौन से स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले स्टेप 1 में आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और इसमें जो आपने अपनी ईमेल आईडी, एक वैध ईमेल आईडी, एक वैध मोबाइल नंबर जो कि आपका अपना है, वो आपने यूज करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। आपने वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो आपको एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा वो एप्लीकेशन नंबर आपने नोट डाउन करके अपने पास रखना है और साथ ही पासवर्ड भी। अपलोड स्कैन्ड इमेज, इसके बाद आप अपनी स्कैन इमेज जो है वो अपलोड करेंगे। आपको क्या क्या अपलोड करना है, एक तो आपने हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वहां पे अपलोड करनी है, फाइल होनी चाहिए 10 KB टू 200 KB, या तो ईदर इन द कलर, या तो वो कलर्ड भी हो सकती है या फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकती है, लेकिन आपने ध्यान रखना है आपका 80% चेहरा जो है वो दिखाई देना चाहिए और फोटो जो है आपकी विदाउट मास्क होनी चाहिए और आपके कान तक वो विजिबल होनी चाहिए। आगे कहा गया कैंडिडेट सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा वहां पर, तो उसका साइज बताया गया 4 KB से 30 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए। लास्ट का स्टेप है, आपको फी सबमिट करनी है और फी अगर आप सबमिट करेंगे तो ऑनलाइन मोड से आपको फी सबमिट करनी है। इसमें आप SBI, कैनरा, ICICI, HDFC बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी माध्यम से आप अपना फी जो है वो सबमिट करते हैं। ध्यान रहे, फी सबमिट हुई तो उसके बाद अपना कंफर्मेशन पेज जो है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा, अपना कंफर्मेशन पेज जो है वो आपने डाउनलोड करके रख लेना है अपने पास। जब तक वो कंफर्मेशन पेज नहीं आ जाता, यानी कि सीधा तात्पर्य है आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा गया या तो फी किसी तरीके से नहीं सबमिट हो पाई है। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म यदि नहीं आ रहा है तो फी को दोबारा भरिए। कोई भी समस्या हो रही है, पैसे कट गए हैं लेकिन कंफर्मेशन पेज नहीं जनरेट हो पाया, बैंक से कंफर्म करिए और दोबारा से फी भेजिए। ऑल द 3 स्टेप कैन बी डन टुगेदर और एट अ सेपरेट टाइम। अगर आप चाहें तो सबसे पहले केवल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, थोड़ा समय लेकर के 1-2 दिन का, उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, थोड़ा समय लिया, आपने फोटो अपलोड कर दी, थोड़ा समय लिया, लास्ट में आपने फी सबमिट कर दी। चाहे तो ये सारे प्रोसेस आप एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहा गया द कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी जनरेटेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुली पेमेंट बाय द कैंडिडेट। यदि आपने फीस भर दी है तो तभी आपको कंफर्मेशन पेज जो है वो उपलब्ध हो पाएगा। आगे यहां पे कहा गया कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट NTA वेबसाइट एंड चेक देयर ईमेल रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। आपको सलाह दी जाती है अगर आप NTA UGC नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में एक तो आपको NTA की वेबसाइट को निरंतर देखना है, वो जो 2 वेबसाइट आपको बताई गई है वो 2 वेबसाइट आपको देखनी है और साथ ही आपने अपने ईमेल्स को भी रेगुलरली चेक करना है। ठीक है, कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वेस्ट टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल संदेश एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन इस बार थोड़ा सा नई है। संदेश एप्लीकेशन को आपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेंगे और जो जो स्टेप वहां पर बताए गए हैं वो स्टेप आपने फॉलो करने हैं लॉगिन करने के लिए और टाइम टू टाइम आपको इससे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एक अच्छी चीज है ना, आपके फॉर्म में आप एज अ स्टूडेंट संदेश एप्लीकेशन को आप सभी डाउनलोड करके रखिए। ठीक है, मैंने भी कर ली है सबसे पहले ये चीज देख करके, क्योंकि ये मुझे कुछ नया लगा कि एप्लीकेशन के थ्रू आप दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो यहां पर हमने ये भी एक डाउनलोड करके रख लेना है। पाथ भी बताया हुआ है कि कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहा गया गूगल प्ले स्टोर से आप अपने मोबाइल डिवाइस में से डाउनलोड कर सकते हैं। संदेश ऐप करके सर्च करिएगा और
आपके प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन दिख जाएगी, आप उस पर इंस्टॉल करके आप उसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप संदेश मोबाइल एप्लीकेशन को एंजॉय कर सकते हैं, जहां पे आपको टाइम टू टाइम एनटीए यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अपडेट जो है वो आती जाएगी। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। आगे बताया गया है ब्रीफ एडवाइजरी रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक। अगर आपको एक संक्षिप्त विवरण दिया गया कोविड के कारण आपको क्या क्या सावधानियां, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, तो यहां पे कहा गया कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं, एग्जामिनेशन के स्थान पर जाएं, तो आपको ये चीजें साथ में लेकर के जानी है। क्या क्या? एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑन A4 साइज पेपर डली फिल्ड इन। यहाँ पे कहा गया एडमिट कार्ड के साथ ही आपका वो पूरा पेज निकल के आता है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन होती है, जहां पर आप हस्ताक्षर भी करते हैं। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है जो कि पारदर्शी हो। एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्ट ऑन अटेंडेंस शीट, जो फोटोग्राफ आपने स्कैन करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय वहां पर अपलोड करी थी, वही फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेकर के जानी है। उस फोटोग्राफ को आप अपनी अटेंडेंस शीट में जो है पेस्ट करेंगे वहां पर। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ले जाना है, उसमें क्वांटिटी भी दी हुई है कि 50 ml का हैंड सैनिटाइजर ले जाना है, बहुत बड़ा उठा करके मत ले जाना। आज मैंने जितने भी बच्चे आएंगे सबके हाथों को सैनिटाइज करना है, ये सोच के। पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, पानी की बोतल अपनी लेकर के जाओ कोविड के कारण, और वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आईडी प्रूफ अपने पास एक रखिए। शुगर टैबलेट, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल, ऑरेंज इन द केस ऑफ कैंडिडेट इज डायबिटिक। अगर कोई बच्चा जो है डायबिटिक है तो ऐसी स्थिति में वो अपने साथ शुगर की टैबलेट लेकर के जा सकता है, फ्रूट्स लेकर के जा सकता है, जैसे बनाना, एप्पल और ऑरेंज। आगे देख लेते हैं और चीजें क्या कही हैं। ये सारी चीजें एनटीए के बारे में बताई गई हैं। एनटीए के बारे में इतना हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ये देख लेते हैं। दिसंबर 2021 और जून 2022 मर्ज साइकिल ऑफ यूजीसी नेट। सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। आप सभी को पता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसे सीबीटी के नाम से आप जानते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको पता है कि यहां पर 2 पेपर होते हैं एनटीए यूजीसी नेट में। ठीक है, बोथ पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दोनों ही पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के और बहुवैकल्पिक प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर, दोनों पेपरों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई भी समय नहीं दिया गया, लगातार निरंतर आपके दोनों पेपर होंगे। पेपर 1 जो कि जिसमें 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और टोटल 100 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का रहेगा। पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंक का वो होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न यहां पर भी 2 अंक का रहेगा। यहां पर जो पेपर 1 है वो सभी का एक जैसा होगा, कॉमन होगा, जो भी एनटीए यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहां पर आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरा सिलेबस है इसका। आपसे रीजनिंग एबिलिटी आपकी परखी जाती है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन परखा जाता है, किस तरीके की डाइवर्जेंट थिंकिंग आप रखते हैं, कितना जर्नल अवेयरेंस आपके पास है, ये सारी चीजें एक अभ्यर्थी के अंदर परखी जाती हैं। ठीक है, और जो पेपर 2 है वो आपका जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, जिसके लिए आप एनटीए यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। यहां पर यही चीज कही गई है, 3 घंटे का पेपर होगा, यानी 180 मिनट्स का पेपर होगा, कोई गैप नहीं होगा पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, और सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य रहेंगे आपके। ठीक है, आगे सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ टेस्ट। आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कीजिए, और यहां पर ये आपकी एक वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, ये वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, आपको पेपर 1 यानी जर्नल पेपर का सिलेबस भी अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही भाषाओं में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोनों में भी कर सकते हैं, किसी एक में करना चाहते हैं किसी एक में भी कर सकते हैं। जर्नल पेपर के साथ साथ जो भी आपका पेपर 2 है उस पेपर का सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कौन सा पेज है, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 में जाकर के ये लिंक आपको दिया गया है सिलेबस को डाउनलोड करने का। इस लिंक पे क्लिक करते ही आपका सिलेबस जो है, सबसे ऊपर जर्नल पेपर का सिलेबस आ जाएगा, नीचे 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 आप अपने जाते जाएंगे, जो भी आपका विषय सिलेक्ट करेंगे, इधर इंग्लिश इधर हिंदी दिया रहेगा, जिस भी भाषा में डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है,
आगे यहाँ पर इस बार के लिए एक नया सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है, जो कि है यहाँ पे कहा गया न्यू सब्जेक्ट हिंदू स्टडीज। सब्जेक्ट कोड है उसका 102 हैज बीन इंट्रोड्यूस। इस बार के लिए ये हिंदू स्टडी नाम का एक नया सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 102। ठीक है, यहां पे कहा गया न्यू सिलेबस एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2019 ऑनवर्ड। जो नया सिलेबस है वो कौन सा है? 2019 के, जो 2019 के बाद आपका सिलेबस आया है वही नया सिलेबस है, और इस वेबसाइट से आप उस सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, माध्यम क्या रहेगा प्रश्न पत्र का? तो यहां पर बताया गया अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यम रहेगा। ठीक है, और साथ ही कहा गया कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर हिंदी मीडियम, यदि कोई अभ्यर्थी हिंदी माध्यम के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करता है तो उसको बाइलिंगुअल पेपर दिया जाएगा। यहां पर एक एरर है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी, लेकिन आगे कहा गया बट द कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम विल बी गिवन इंग्लिश वर्जन ओनली। ऐसा नहीं है, बाइलिंगुअल पेपर ही आता है, यानी अंग्रेजी हिंदी दोनों में ही पेपर आता है सभी का, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम अप्लाई किया हो चाहे हिंदी माध्यम अप्लाई किया हो। ठीक है, इन केस ऑफ एनी ambiguity in translation, contraction of question in the exam, its English version shall be treated as final as decision of NTA shall be final in this regard। यदि कोई प्रश्न में समस्या है, आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है, अंग्रेजी में कुछ है हिंदी में कुछ कहा गया है उसी प्रश्न को, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी में जो प्रश्न कहा गया है वो ही मान्य होगा, और अंग्रेजी में प्रश्न मान्य होगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस रिगार्डिंग एक तो जो अंग्रेजी में कहा गया है वो फाइनल माना जाएगा, और साथ ही इसमें एनटीए का डिसीजन, एनटीए का क्या निर्णय है वो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे हम देख लेते हैं, मार्किंग स्कीम के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न जो है वो केवल 2 अंक का रहेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। अगर आप करेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं तो आपको प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक जो है यहां पर मिल जाएंगे। आगे कहा गया देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। यदि आपका गलती रहेगी तो गलती रहने में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करिए। रिस्पॉन्स करने में क्या जाता है? ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, नंबर तो कटने नहीं है, तो इसलिए आपने अटेम्प्ट सभी करके आने, चाहे आता है चाहे ना आता है। ठीक है, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड एंड अनअटेम्प्टेड, मार्क फॉर रिव्यू। यहां पे कहा गया नो मार्क्स, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है, आंसर दिया ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको अंक कहां से मिलेंगे जब लिखा ही नहीं है कुछ? टू आंसर क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट। आपको दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प ही सही चुनना है। ऐसा ना करें कि एक को सही किया और उसके बाद आप सोचें कि हाँ इसको भी मैं सही कर सकता हूं। अब तो कंप्यूटर आधारित है तो ऐसा होता ही नहीं है। पहले अगर आप ओएमआर शीट होती थी तो अब ऐसा आप कर सकते थे, लेकिन अब कंप्यूटर आधारित है तो ऐसा आप कर ही नहीं सकते। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट or has multiple correct answer, only those candidate who have attempted the question and choose one of the correct answer would be given the credit। ठीक है, तो ऐसी स्थिति अब वर्तमान समय में होगी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर आधारित ही प्रश्न है, आप एक से ज्यादा मार्क कर ही नहीं पाएंगे। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही गलत आया हुआ है एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, या फिर क्वेश्चन दिया ही नहीं गया, देन 2 मार्क्स will be awarded to all those who have appeared in the exam। तो वो 2 अंक जो हैं जो उस प्रश्न के थे, वो अंक आपको आगे से ही एनटीए के द्वारा जो है वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। द रीजन कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर। कोई इंसान से भी गलती होती है, इंसान से ही गलती होती है, और कुछ तकनीकी गलती के माध्यम से भी ऐसा हो सकता है कि आपका प्रश्न ही गलत है या फिर प्रश्न दिया ही नहीं गया। ऐसी स्थिति में 2 अंक आपको मिल जाएंगे क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिसंबर 2021 और जून 2022 मर्ज साइकिल, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहां पर देख लेते हैं। कहा गया जर्नल सामान्य वर्ग अनरिजर्व्ड, जर्नल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंड ऑफ मास्टर डिग्री। अब अक्सर आप लोग पूछते हैं मैम एमए में कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि हम एनटीए यूजीसी नेट का पेपर दे सके। तो अगर आप जर्नल हैं, जर्नल के साथ साथ आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं,
आप जर्नल हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस में है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, तो मार्क्स का कोई भी छूट आपको यहां पर नहीं मिलेगी। आपको मास्टर्स में 55% अंक होने अनिवार्य हैं। ठीक है, जर्नल कैटेगरी को जर्नल है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, यानी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं, तो आपको मार्क्स तो पूरे के पूरे 55% होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 54 पॉइंट समथिंग हो, 54 पॉइंट समथिंग भी 55 में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट 55% आपके बनने चाहिए। ठीक है, यहां पर यही चीज कही गई है, secured at least 55% marks without round off, without round off, ये चीज यहां पे दी गई, इसलिए मैं कह रही हूं 54 पॉइंट समथिंग भी नहीं चलेगा, एग्जैक्ट 55% आपके होने चाहिए। ठीक है, चलिए द अदर बैकवर्ड क्लास, अब यहां पे देखेंगे जो रिजर्व्ड कैटेगरी है जिसमें रखा गया है ओबीसी को। ठीक है, जिनमें भी नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी को ही यहां पर शामिल किया गया है। शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, थर्ड जेंडर कैटेगरी में आते हैं, उन सभी को अंकों में 5% की छूट मिली है। उनके लिए 50% मार्क्स जो है होने चाहिए। ध्यान से देखेंगे, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं या कमेंट्स में आप लोग पूछते हैं और आपके प्रश्न वहां पर उत्तर नहीं किए जाते, तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपको उसका पूरा आंसर मिल रहा है। सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एग्जैक्ट 55% मार्क्स, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो आ रहे हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, इन सभी के लिए मार्क्स में 5% की छूट है, यानी कि इनके लिए 50% अंक पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि मास्टर्स में होने चाहिए, तभी आप एनटीए यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री, जो बच्चे अक्सर, हाँ ये भी कहते हैं बच्चे अक्सर, ये एक और क्वेरी का आपका समाधान हो रहा है, मैम हम मास्टर्स में भी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हैं या फिर हम सेकेंड ईयर में हैं, क्या हम अभी एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं? तो इसका आंसर है जी हां, बिल्कुल दे सकते हैं। आपके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि जब आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो नेट क्वालिफाई करने के 2 साल के अंदर अंदर आपका मास्टर्स जो है वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, नेट क्वालिफाई करने के 2 साल के अंदर अंदर आपका मास्टर्स पूरा होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में भी हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 साल तो आपके हो ही जाएंगे। अगर 2 साल के बाद आपने फर्स्ट ईयर में ही मास्टर्स के नेट क्वालिफाई कर लिया, अच्छे पढ़ने में है तभी आपने मास्टर्स में आपने नेट क्वालिफाई किया है, तो उम्मीद यही लगा के चलना है कि शायद 2 साल में आप अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर 2 साल में अपना मास्टर नहीं कंप्लीट कर पाते तो ऐसी स्थिति में आपने जो नेट क्वालिफाई किया था वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, यही चीज यहां कही गई है, कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, जिनका परिणाम परीक्षा परिणाम नहीं आया है, और कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज बीन डिलेड, किसी कारणों से वो थोड़ा देर से हुआ है, तो वो बच्चे भी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोरोना की वजह से काफी समय लग गया, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल छूट भी यहां पर मिली थी जेआरएफ के लिए आपकी एज लिमिट में। ठीक है, तो यहां पे क्या कहा गया, इसको भी हम आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है सारा विवरण। जेआरएफ के लिए पिछले साल वाला ही क्राइटेरिया बना हुआ है जो कि पिछले बार आपने दिया था कोविड की वजह से। Such candidate must complete their master degree within 2 years from the date of net result। जब आपका नेट का परीक्षा परिणाम आता है, नेट के परीक्षा परिणाम की आने की तिथि से 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तब आप मास्टर में अगर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में भी हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही दूसरी चीज, आपके लिए मास्टर्स में परसेंटेज का भी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। क्या है, रिजर्व, अगर आप नॉन रिजर्व कैटेगरी में हैं, जनरल कैटेगरी में है तो 55% है। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी में हैं तो 50%। आपने मास्टर्स क्लियर कर लिया, ठीक है, आपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में नेट क्वालिफाई कर लिया, और आपके मास्टर्स के अंदर केवल आप जनरल कैटेगरी के हैं और 50% अंक आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका वो नेट जो है वो मान्य नहीं होगा। इसलिए आपके सामान्य कैटेगरी के हैं तो 55% अंक आने चाहिए, तभी आपका वो नेट भी क्वालिफाई माना जाएगा, वैध रहेगा।
आगे कहा गया कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन फी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नेट, यानी कि यहां पर थर्ड जेंडर जो है उनके लिए भी एक स्पेशल जो रियायत यहां पर दी गई है, जिसमें फी की रियायत दी गई है, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि 50% एमए आपके होने चाहिए, ठीक है, ये सारी छूट आपको मिल रही है। JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एज आर अवेलेबल SC ST PWD, जो सुविधा SC ST PWD वर्ग को मिल रही है वो सभी थर्ड जेंडर को भी मिल रही है। द सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर दीज कैंडिडेट वुड बी द लोएस्ट अमंग SC ST PWD OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर जर्नल EWS कैटेगरी इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब आपकी कट ऑफ आती है तो जो छूट आपके रिजर्व कैटेगरी के अन्य अभ्यर्थियों को मिलती है वो सारी छूट थर्ड जेंडर को भी मिलेंगी। आगे कहा गया द PhD डिग्री होल्डर हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज बीन कंप्लीटेड 19 September 1991 shall be eligible for a relaxation of 5% in aggregate marks. Example 55 to 50 for appearing in NET. अगर जो बच्चों ने पीएचडी की डिग्री होल्डर हैं लेकिन मास्टर लेवल एग्जामिनेशन उन्होंने 19 सितंबर 1991 में कंप्लीट किया, तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 19 सितंबर 1991 में अपना मास्टर कंप्लीट कर लिया है और वो पीएचडी डिग्री होल्डर है, उनको भी मास्टर्स में 5% की छूट, यानी कि उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पर एमए में उनको 50% अंक भी होंगे तो वो चलेंगे, ठीक है। आगे कहा गया कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपेयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट ओनली। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय है उसी विषय में आप अपना नेट के लिए अपेयर कर सकते हो। द कैंडिडेट हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ एनटीए सब्जेक्ट, अगर आपका एनटीए के सब्जेक्ट की सूची में जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो कवर नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपेंडिक्स 5 में अपनी सूची देखेंगे कि अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपके पास कौन सा अन्य विषय है जिससे आप नेट दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आप अपेंडिक्स 5 देखेंगे उस 5 में आपने क्या देखना है, आपका सब्जेक्ट अगर एनटीए यूजीसी नेट की सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं है तो अपेंडिक्स 5 में देख करके आप ये देखेंगे कि आखिर अगर मेरा सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है एमए में, अगर मेरा सब्जेक्ट ये है तो मैं कौन कौन से विषय में नेट का एग्जाम दे सकता हूं, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए, कैंडिडेट अपेयरिंग इन यूजीसी नेट शुड थॉटफुली सिलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म वेदर दे आर अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर। यहां पे कहा गया है कि विचार कर लीजिए आप किस चीज के लिए आप नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ जेआरएफ के लिए भी देना चाहते हैं। अगर आपकी आयु जेआरएफ के अंडर आती है और उससे आपको कोई फायदा होना है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आपकी आयु जेआरएफ के लिए अब एलिजिबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सोच समझ करके विचार कीजिए, अपनी एज लिमिट देखिए, उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिए। यदि एज लिमिट भी है तो ऐसी स्थिति में मैं आपको यही सलाह दूंगी, दोनों के लिए अप्लाई कीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और जेआरएफ के लिए भी, ठीक है। आगे कहा गया द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ आर एलिजिबल टू परस्यू रिसर्च इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर किसी कैंडिडेट ने जेआरएफ का जो अवार्ड है वो हासिल कर लिया है तो वो जो भी उसका पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय है उसमें जाकर के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। आगे कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ विल बी एलिजिबल टू रिसीव फेलोशिप ऑफ यूजीसी। जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं फायदा क्या होता है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। कुछ धनराशि, कुछ छात्रवृत्ति के रूप में उनको धनराशि मिलती है और अच्छा खासा ये अमाउंट होता है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपको यूजीसी के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ऑफर विल बी 3 ईयर। जेआरएफ क्वालिफाई हो गया, जेआरएफ क्वालिफाई होने के 3 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। अगर वो जो स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको अपने दैनिक कार्यों के लिए नहीं मिल रही कि जाओ कपड़े खरीद के लाओ, वो स्कॉलरशिप इसलिए मिल रही है ताकि आप शोध कार्य कर सकें। इसलिए जेआरएफ क्वालिफाई होने के 3 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एनरोल होना होगा।
जब आप पीएचडी में एनरोल होंगे तब आपको वो स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपको वो स्कॉलरशिप पीएचडी करने के लिए, शोध करने के लिए मिल रही है, इसलिए यहां पे कहा गया द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ऑफर विल बी 3 ईयर। जेआरएफ के लिए जो वैलिडिटी पीरियड है जेआरएफ का वो 3 साल है। 3 साल के अंदर आपको पीएचडी में एनरोल करना होगा और ये कब से माना जाएगा, जिस तारीख से आपको जेआरएफ का अवार्ड लेटर मिलता है। ठीक है, those candidates who have already joined MPhil and PhD, the candidate of commencement of fellowship shall be from the date of declaration of NTA result or date of their joining, whichever is later. ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप लोगों के मन में भी काफी दिमाग होता है, आपने पीएचडी में एडमिशन पहले ले लिया, ठीक है, उस समय आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ था। पीएचडी में एडमिशन लेने के 1 साल या 2 साल के बाद आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको वो 1 या 2 साल जो आपने पीएचडी में पहले बिता दिए, वो 1-2 साल जो पहले बीत गए, उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जिस तारीख से आपने नेट क्वालिफाई किया है उस तारीख से पीएचडी करने तक आपको आपकी स्कॉलरशिप जो है मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीज क्या कही गई है Those candidates who have already joined MPhil and PhD, the date of commencement of fellowship shall be from the date of declaration of net result or date of their joining, whichever is later. अगर नेट पहले पास कर लिया और पीएचडी में एनरोल आपने 1 साल बाद किया है, ठीक है, तो नेट अगर आपने जेआरएफ आपने पहले पास कर लिया, पीएचडी में एनरोल आपने 1 साल बाद किया है, तो जब आपने पीएचडी में एनरोल किया उस टाइम से आपको फेलोशिप मिलनी स्टार्ट होगी। तो ये चीज आपको पॉइंट जो है उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। काफी सारे जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर आपके क्लियर होते जाएंगे और उन्हीं चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ जो कि आपके डाउट है। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन, यहाँ पे जेआरएफ के लिए क्या आयु सीमा है, इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। Not more than 31 year as on first day of the month in which the examination is concluded. ठीक है, यहां पे क्या कहा गया, 31 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। उस महीने से 31 वर्ष हम लगा रहे हैं जिस महीने आपका जो एग्जामिनेशन है वो आयोजित किया जा रहा है। दिस एज लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर करंट एग्जामिनेशन ओनली। पहले ये आयु 30 वर्ष थी जब तक कोविड नहीं था। कोविड के कारण बच्चे रुक गए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, करियर में आगे वो नहीं कर पा रहे क्योंकि सारी एजुकेशन जो है वो रुकी हुई है सभी लोगों की, चाहे स्कूल एजुकेशन हो चाहे हायर एजुकेशन हो। तो इस स्थिति में यहाँ पर 1 साल का रिलैक्सेशन आप लोगों को दे दिया गया है। जेआरएफ यदि है तो आपको जेआरएफ के लिए 31 वर्ष की आयु जो है होनी चाहिए। लेकिन यदि आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हुए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि अब आप अगर 36 ईयर के पर्सन हैं तो 36 ईयर के, यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, थर्ड जेंडर हैं, ठीक है, ओबीसी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए जो आयु है जेआरएफ की वो 36 ईयर जो है वो निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये आपको यहां पर क्लियर रखना है। और विमेंस के लिए भी जो है जेआरएफ की एज लिमिट 36 ही है। ठीक है, विमेंस के लिए भी जेआरएफ की जो एज लिमिट है वो 36 ही है, उनको भी 5 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पर प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, यही चीज यहां कही गई है। देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, आप जब चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन की जब बात आती है तो जब आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है उस रिजल्ट में कितने प्रतिशत सीट किसके लिए रखी गई है ये यहां पर क्लियर की गई है। 15% सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट एससी कैंडिडेट के लिए है टोटल सीट में से। 7.5 सीट एसटी के लिए है। 27% सीट जो है वो ओबीसी के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और 10% सीट जो है वो जर्नल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अवेलेबल है। और 5% जो सीट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है, ये थी रिजर्वेशन की बात। आगे चलते हैं, आगे और जो जानकारी है इंपॉर्टेंट उसे भी देख लेते हैं हम। एक बड़ा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है तो उसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बताया गया है कि बिफोर बिगिनिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रीड इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली, कीप रेडी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फॉलो द
फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास कॉपी ऑफ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट, जिसमें आपका नाम हो, आपका मदर का नेम हो, फादर नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, क्योंकि आपने उसी में से देख के सही करेक्ट स्पेलिंग जो है वहां पर डालनी है, ठीक है। इसलिए आपके पास जो भी बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े, उसका आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का आप टाइप कोई भी प्रकार रख सकते हैं। बैंक अकाउंट का पासबुक रख सकते हैं विद फोटोग्राफ, जिसमें आपकी फोटोग्राफ लगी हुई हो। पासपोर्ट नंबर आप रख सकते हैं। राशन कार्ड आप एज आइडेंटिटी प्रूफ आप इस्तेमाल कर सकते हो। आधार कार्ड नंबर का आप आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। वोटर आईडी कार्ड नंबर का आप आईडी प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई भी आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, सरकारी नौकरी में है, वहां से आपको कोई आईडी प्रूफ मिला है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। योर मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विद द पिन कोड, आपका ईमेल एड्रेस भी आपके पास होना चाहिए और आपका जो स्थायी पता है वो भी आपके पास होना चाहिए। 4 सिटीज फॉर सेंटर्स ऑफ योर चॉइस, 4 आप शहर चुन करके रखिए, कौन से मेरे घर के आसपास हैं उन शहर को चुन करके रखिए। आपको इसका रेफरेंस जो है वो अपेंडिक्स 4 के अंदर मिल जाएगा और उन शहरों के साथ शहरों के कोड भी मिल जाएंगे। कोड ऑफ नेट सब्जेक्ट, जिस भी नेट के सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका कोड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट कोड आपको अपेंडिक्स 3 में मिल जाएगा, ठीक है। विवरण दिया हुआ है कहां से आपको देखना है। कोड ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आपका जो सब्जेक्ट है उसका कोड आपको अपेंडिक्स 5 में मिल जाएगा। कोड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ये आपको अपेंडिक्स 6 में मिल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी में है तो वहां पर आपको जरूरत होगी तो वो भी आपको रखना है अपने साथ। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और आपकी स्कैन इमेज जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो वो भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपके पास होनी चाहिए जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बैठे। और ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि कैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से स्टेप को आपने फॉलो करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अपनी फोटो अपलोड करेंगे और बाद में फी सबमिट करेंगे और कंफर्मेशन पेज जो है आपने ले लेना है, ठीक है। चलिए और भी आगे देख लेते हैं और क्या जानकारी दी गई है। थोड़ा सा स्क्रॉलिंग में समय लग रहा है और ये जूम होते 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 बहुत ज्यादा जूम हो गया। हाँ जी, अभी आ गया है डॉक्यूमेंट टू बी ब्राउट टू द एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर में आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर के जाने हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टेस्ट सेंटर, प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट। एडमिट कार्ड लेकर के जाइए, उसकी प्रति लेकर के जाइए। ये भी पहले डिस्कस कर लिया, आपने एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जानी है जो कि आपने ऑनलाइन अपलोड की हुई हो, ठीक है। जो क्योंकि आपको वो आगे जाकर के अटेंडेंस शीट में अपलोड करनी है। एक आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है, ठीक है, ये जिसमें आपका फोटो आइडेंटिटी हो। ये सारी चीजें हमने पीछे डिस्कस कर ली हैं। रिपोर्टिंग टाइम के संदर्भ में बताया हुआ है क्या इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखने जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आप अगर एक अभ्यर्थी के तौर पे एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो जब आपका एग्जाम स्टार्ट होना है उससे 2 घंटा पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना चाहिए। जैसे अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है तो 8:30 बजे आप पहुंच जाइए, यानी कि कैंडिडेट शैल नॉट परमिटेड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 8:30। 8:30 के बाद एग्जामिनेशन सेंटर में आपको जाना जो है वो निषेध कर दिया जाता है, वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। इसलिए 8:30 से पहले पहले आपको पहुंचना होगा, तभी आप 8:30 में मॉर्निंग की शिफ्ट अगर है तो आप अंदर जा सकते हैं, ठीक है, अगर फर्स्ट शिफ्ट है तो। अगर सेकंड शिफ्ट है तो 2:30 आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर हो जाना चाहिए। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द एडमिट कार्ड केयरफुली। एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए उसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए। कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग द एग्जामिनेशन हॉल। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल खुलता है तुरंत जाकर के अपनी सीट में बैठ जाइए, ठीक है।
The candidate should ensure that the question paper available on the computer is as per his her opted subject indicate in the admit card. जो subject आपके admit card में indicate है वही आपके सामने स्क्रीन पर ओपन हुआ होना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आपने तुरंत अपने इन्विजिलेटर को सूचित करना है जो भी आपकी क्लास में मौजूद है। ठीक है, आगे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की फॉर चैलेंज। आपका एग्जामिनेशन हो गया, आपकी आंसर की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई। प्रोविजनल आंसर की जो है वो फाइनल आंसर की से अलग होती है। प्रोविजनल आंसर की में आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये आंसर सही नहीं है, लेकिन चैलेंज ऐसे ही फ्री में नहीं कर सकते। चैलेंज के लिए आपको शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन भी अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो 200 रुपए आपको वहां पर फी जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी, और चैलेंज के लिए भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, ऑनलाइन प्रोसीजर, जिसे आपने फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया द एनटीए विल डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की ऑफ द क्वेश्चन ऑन द एनटीए वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप प्रोविजनल आंसर की को देख सकते हैं। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट टू चैलेंज द प्रोविजनल आंसर की, यहाँ पर प्रोविजनल आंसर की जारी करके ये अवसर दिया जाता है अभ्यर्थी को कि वो आंसर की को चैलेंज कर सकता है। द आंसर की आर लाइकली टू बी डिस्प्लेड ऑन द डिस्प्ले फॉर 2 or 3 days। ये आंसर प्रोविजनल आंसर की केवल 2 या 3 दिनों के लिए आपको डिस्प्ले की जाती है, और ऐसी स्थिति में यदि कोई अभ्यर्थी द कैंडिडेट विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक चैलेंज ऑनलाइन अगेंस्ट द प्रोविजनल आंसर की ऑन पेमेंट ऑफ ₹200 पर क्वेश्चन, चैलेंज एज नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस। अगर आप कोई भी अभ्यर्थी अगर आंसर की को चैलेंज करना चाहता है जो कि प्रोविजनल आंसर की है, उसको चैलेंज करने के लिए आपको 200 रुपए पर क्वेश्चन जो है वहां पर चार्ज करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, द एनटीए डिसीजन ऑन द चैलेंज शैल बी फाइनल। आपने आंसर की को चैलेंज किया तो इस बारे में एनटीए का डिसीजन ही सर्वमान्य होगा। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आंसर की। आपकी इसके बाद एक फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी, और इस फाइनल आंसर की के आधार पर ही आपका रिजल्ट जो है, जो परिणाम जो है वो सूचित किया जाएगा। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। क्या प्रोसीजर है आपका परीक्षा परिणाम को स्पष्ट करने का, तो यहां पर दिया हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग बोथ द पेपर ऑफ द नेट। दोनों ही पेपर को मिलाकर के यहां पर आपकी कट ऑफ बन रही है। टोटल कट ऑफ जब बनती है तो उसमें अगर आपके 40% अंक हैं तो 40% अंक होने से आपको ये गारंटी नहीं है कि आपका नेट क्वालिफाई हो गया। 40% में भी जो प्रारंभिक 6% बच्चे होंगे, उन 6% बच्चों का नेट क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट अपेयरिंग बोथ द पेपर। जिन्होंने भी पेपर दिया उसमें 40%, और 40% में भी शुरुआती 6% जो बच्चे होंगे, दोनों पेपर का मिलाकर के वो नेट क्वालिफाई यहां पर माने जाएंगे। ठीक है, और यहां पे ये भी चीज कही गई द टोटल स्लॉट शैल बी अलॉटेड टू डिफरेंट कैटेगरी एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऊपर आपने देख लिया था कि कौन सी कैटेगरी को कितना % सीट मिलेंगी, टोटल सीट में से किस कैटेगरी को कितना % सीट मिलेगी, ये पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा निर्धारित होगा। यहां पर जेआरएफ के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दी गई, ध्यान से सुनेंगे। इन ऑर्डर टू कंसीडर फॉर जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर and for assistant professor, the candidate must have appeared in both the papers and secured at least 40% aggregate marks in both the paper taken together for journal unreserved category। ध्यान से स्टेटमेंट को समझेंगे, ये बहुतों का डाउट रहता है कि मैम हमें पेपर 1 और पेपर 2 में मिलाकर के कितने नंबर लेने हैं ताकि हमारा नेट जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो यहां पर क्या कहा गया है, अगर आप जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप एलिजिबिलिटी चाहते हैं जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी ने दोनों ही पेपर में अपेयर हो, और दोनों पेपर में अपेयर होकर के एटलीस्ट 40% मार्क्स, वो दोनों पेपर को लिखा हुआ है 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर टेकन टुगेदर, दोनों पेपर को मिलाकर के 40% मार्क्स जो है वो स्कोर किए हुए होने चाहिए। ठीक है, आप नेट क्वालिफाई के लिए तभी आगे जो
अभ्यर्थी जो 6% क्राइटेरिया में आप तभी जाएंगे जब आपने दोनों पेपर को मिला करके 40% मार्क्स जो है स्कोर किए होंगे। ये लाइन आप ध्यान से देखेंगे, एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर टेकन टुगेदर फॉर जर्नल अनरिजर्व्ड कैटेगरी। यदि आप जर्नल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो दोनों पेपर को मिला करके आपके 40% अंक होने चाहिए। 40% हासिल हो गए ये गारंटी नहीं है कि आपका नेट क्वालिफाई है। 40% में भी ऊपर के जो 6% बच्चे होंगे उनका नेट क्वालिफाई माना जाएगा, और उन 6% में भी जो ऊपर के टॉप मोस्ट बच्चे होंगे उनको जेआरएफ होल्डर माना जाएगा। ठीक है, और हर साल जेआरएफ का क्राइटेरिया जो है अलग अलग रहता है। आप कैसे कहेंगे कि हाँ हमारा जेआरएफ कितने में क्वालिफाई होगा? इसके लिए आप जाइए पुरानी कट ऑफ देखिए, पुरानी कट ऑफ में आप आपका जो भी विषय है उस विषय को जाइए, पुरानी कट ऑफ ओपन कीजिए, कितना डिफरेंस रह रहा है नेट क्वालिफाई पर्सन में और जेआरएफ के बीच में, जो भी आपकी कैटेगरी है उससे मिला करके देखिए, तो ज्यादा अंतर नहीं रहता है। 1-2% का अंतर रहेगा, ज्यादा 3-4% का अंतर रहेगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। कभी वो ज्यादा चली जाती है, कभी वो कम चली जाती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहना है। और जो जर्नल कैटेगरी में आते हैं लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनको क्या चाहिए, और अदर एससी एसटी ओबीसी में यदि हैं, ठीक है, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर में यदि आते हैं, पीडब्ल्यूडी है, थर्ड जेंडर है, तो उनको 40% का क्राइटेरिया नहीं बल्कि दोनों पेपर में मिलाकर के उनके 35% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। उम्मीद है ये एक बड़ा डाउट था जो सभी बच्चों का, वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे और देख लेते हैं, और कोई जानकारी है इंपॉर्टेंट तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, ये एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पर आपकी, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड देयर कोड्स। यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उनके कोड दिए गए हैं। दोबारा से बताया गया है यहाँ पर कि अगर आपको सिलेबस देखना है तो इस वेबसाइट में जाकर के विजिट करिए। अब यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप सब्जेक्ट, और उनके सामने उनके कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आप देखेंगे, उनके सामने उनके कोड जो है वो लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब जो पीछे कहा था कि अगर आपका विषय इस सूची में नहीं मिल रहा है, इस सूची में अगर आपका विषय नहीं मिल रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या कहा गया? द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन ज्योग्राफी, यदि कोई अभ्यर्थी है जिसकी मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में है, ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन इन पॉपुलेशन स्टडी, और उसने पॉपुलेशन स्टडी में स्पेशलाइजेशन कर रखा है, और मैथ स्टैटिस्टिक्स आर आल्सो एलिजिबल टू अपेयर इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, यानी कि ज्योग्राफी वाला बच्चा मैथ्स पढ़ा हो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो, तो वो पॉपुलेशन स्टडी में भी नेट के लिए भर सकता है। द कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज, अगर किसी कैंडिडेट के पास ह्यूमैनिटीज के किसी भी विषय में मास्टर डिग्री है इंक्लूडिंग लैंग्वेज, अगर भाषा भी उसने पढ़ी हुई है, या सोशल साइंस आर एलिजिबल टू अपेयर इन द सब्जेक्ट वुमेन स्टडीज। यदि किसी अभ्यर्थी ने ह्यूमैनिटीज के किसी भी विषय से मास्टर डिग्री करी है, भाषा से भी चाहे करी है, सोशल स्टडीज से भी चाहे करी है, तो वो वुमेन स्टडीज के लिए भी अपना नेट के लिए अप्लाई कर सकता है। जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि पेपर 1 जो है वो सभी के लिए कंपलसरी है, तो पेपर 1 को तो इग्नोर करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। पेपर 1 जो है आपकी नैया को पार लगा सकता है। ठीक है, तो आपकी नैया को पार लगाने में ये एक बहुत बेहतरीन पेपर साबित होगा। तो अगर पेपर 1 की अच्छी तैयारी है तो आपका नेट क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। दोनों को मिला करके आपको 40 से क्या, अगर नेट की सूची में जाना है तो ये लगा करके चलिए 65% जो है, 65 से अबव आपको रखने हैं। 65 भी नहीं, 70 का टारगेट लेकर के चलिए। ठीक है, दोनों को मिलाकर के मुझे 70 का टारगेट रखना है, दोनों को मिलाकर के 75 का टारगेट रखना है, 80 का टारगेट रखना है। टारगेट हमेशा हाई रखिए, ये तो मिनिमम है, इसके बाद आपको 40 ले आएंगे तो आपको नेट का गारंटी नहीं हो रहा है, तो इसलिए 70 से अबव का टारगेट आप रख के चलिए। ये नहीं कहूंगी 60 का रखो, मैं कहूंगी 70 से अबव, 70 भी नहीं 80 से अबव का टारगेट रखिए। टारगेट हमेशा हाई रखिए। वो टारगेट अगर नहीं भी अचीव हुआ तो कुछ तो अचीव होगा, है ना, इतना नहीं भी होगा तो कुछ तो अचीव होगा, तो और आपको धीरे धीरे लक्ष्य जो है प्राप्त हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सिटीज फॉर सेंटर ऑफ यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मर्ज साइकिल, ये सारी दी हुई कौन कौन से शहरों में कहां पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो सोच समझ करके भरिए। पास के सेंटर फर्स्ट प्रेफरेंस में जो सबसे पास है, सेकंड में उससे जो थोड़ा पास है, इस तरीके से आप भर करके देख सकते हैं। यहाँ पर उनके कोड भी आपको दिए हुए हैं, सिटी कोड भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या है।
बाकी मेन चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ही ली हैं। और यहाँ पे ये दे रखा है लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं वो कौन से और कौन क्या उनके कोड हैं, ये सारी सूची यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। लिस्ट ये भी सेम ही है, पोस्ट ग्रेजुएशन पे जो सब्जेक्ट है उनकी लिस्ट यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है। ठीक है, और आगे लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर कोड, यूनियन टेरिटरी एंड देयर कोड, या स्टेट की लिस्ट है, उनके कोड दिए गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर बात की गई है प्रोसेस फॉर अपेयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी के लिए आप कैसे जो है अपना एग्जाम देंगे सीबीटी के माध्यम से, क्या प्रोसेस रहेगा। आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम रहता है, सीबीटी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कवर किया हुआ है, कैसे सीबीटी के माध्यम से आप एग्जाम देते हैं। तो आपका एक सिस्टम रहता है जिस पर आपका सारी चीजें लॉगिन रहती हैं, आपको लॉगिन करनी होती है जब एग्जाम आपका होता है। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर टर्मिनल इंडिकेट रोल नंबर विद द अलॉटेड ऑफ ईच कैंडिडेट, हर कैंडिडेट के पास उसका रोल नंबर होता है और वही आपके सिस्टम के आगे भी चिपका रहता है। तो ऐसी स्थिति में कैंडिडेट शुड फाइंड एंड सिट ऑन देयर अलॉटेड कंप्यूटर ओनली, जहां पर आपका रोल नंबर पेस्ट होता है वहीं पे जाइए, वहीं पर जाकर के बैठिए। द कंप्यूटर टर्मिनल अलॉटेड टू द कैंडिडेट विद डिस्प्ले वेलकम लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, आपको स्क्रीन पर नजर आएगा वेलकम टू लॉगिन स्क्रीन एंड कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट। फॉर द लॉगिन द कैंडिडेट विल बी हैव टू एंटर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। आपको अगर सिस्टम को लॉगिन करना है, अपना एग्जाम स्टार्ट करना है, तो जो लॉगिन आईडी आपको मिली हुई है, जो पासवर्ड आपको मिला हुआ है, वहां पर आप भरेंगे। आफ्टर लॉगिन एंड द कैंडिडेट शैल बी एबल टू सी द डिटेल इंस्ट्रक्शन, वो डिटेल इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। ओपन करेंगे, लॉगिन हो गया, इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने, इग्नोर नहीं करने कि आगे जल्दी जल्दी मैं स्टार्ट करूं। वो इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने, और एक इंस्ट्रक्शन पढ़ने का आपको एक स्पेशल टाइम भी मिलता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन का पूरा फायदा उठाइए, सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली रिगार्डिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन, marking scheme at designated time to start of the examination. The candidate will able to proceed and see the question on the computer screen. जैसे टाइम शुरू होता है, आप अपनी स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को देखना आपका चालू हो जाता है। The answer of the question can be either to be entered by clicking on the virtual on screen keyboard. आपकी स्क्रीन पर वर्चुअल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी आएगा, उससे भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने माउस से भी उस आंसर पे किसी एक ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू चेंज मॉडिफाई आंसर ऑलरेडी एंटर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। आपको एक अभ्यर्थी के तौर पर यह अवसर मिलता है कि आप किसी भी टाइम एग्जामिनेशन देते हुए अपने ऑप्शन को परिवर्तित कर सकते हो, उनमें संशोधन कर सकते हो। इन केस द कंप्यूटर माइस अलॉटेड टू द कैंडिडेट माल फंक्शन एनी टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट। आपको लग रहा है मेरा कंप्यूटर क्या खटारा सा मुझे पकड़ाया हुआ है, ठीक से वर्क नहीं कर रहा, एक ही एक्शन को करते हुए 10 बार मुझे क्लिक करना पड़ रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं कर रहा, ये काम नहीं कर रहा, स्लो चल रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत से आपको सूचित करना है। इसलिए यहां पर यही कहा गया है कि अगर आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है तो द कैंडिडेट विल बी इमीडिएटली अलॉट अनदर कंप्यूटर सिस्टम। कैंडिडेट को तुरंत जो है दूसरा सिस्टम अलॉट हो जाएगा, और इसमें आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो उसके लिए भी आपके लिए कार्य किया गया है। एंड द टाइम लॉस ड्यू टू दिस, सिस्टम चेंज करने में जो आपका समय बर्बाद हो रहा है, विल बी एडजस्टेड इन द सर्वर, सर्वर में वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। एंड सो एज टू गिव द कैंडिडेट द फुल अलॉटेड टाइम, सर्वर अपने आप उस टाइम को ले लेगा और आपको पूरा टाइम जो है मिलेगा, आपको संयम बना के रखना है। ठीक है, द ऑन स्क्रीन कंप्यूटर क्लॉक काउंटर ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी सेट एट द सर्वर। आपकी ऑन स्क्रीन में आपको टाइमिंग दिखाई देगा, कितना टाइम है, कितना टाइम आपने ले लिया, कितना टाइम आपका बचा हुआ है, ये आपको समय समय पर आपका स्क्रीन में दिखाई देगा। व्हेन द टाइमर रीच 0, जब आपका टाइमर 0 में पहुंच जाएगा तो उस समय आपका एग्जामिनेशन जो है वो समाप्त हो जाएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू एंड और सबमिट द एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको खुद से वो जो है बंद करने की आवश्यकता नहीं है, तो एंड करने की या फिर सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। द क्वेश्चन palette display on the right side of the screen will show the status of each question using one of the following text color code। आपका जो है लास्ट में आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आप देखे ही नहीं है अभी तक। ठीक है, इस तरीके से आपको शो होगा, और आगे पता चलेगा कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपने आंसर नहीं किए हुए, वो रेड में 2 से आपको दिखाई देगा। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, ग्रीन से दिखाई देगा। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। आपने आंसर तो नहीं किया है लेकिन उसको रिव्यू के लिए देखा है कि हाँ संभावित है कि ये हो सकता है। द क्वेश्चन आंसर
एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। कहा गया जो क्वेश्चन जो है आपने आंसर कर दिए और आपने रिव्यू के तौर पर मार्क्ड कर दिए, वो इवेल्युएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए कंसीडर करे जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं। आगे देख लेते हैं। रफ वर्क के लिए यहां पर आपको एक निर्देश दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कुछ रफ काम करके देखना है, ठीक है, आप जैसे आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको आप हल करना चाहते हैं, तो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, उसको हल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको वहीं से रफ शीट अलॉट होगी, रफ शीट प्रोवाइड की जाएगी सेंटर में, और उसके बाद आपने क्या करना है, वो रफ शीट को जो इन्विजिलेटर आपका मौजूद है क्लास में, रूम में, हॉल में, उसको आपने वो हैंड ओवर करके आना है, अपने साथ वापस घर को लेके नहीं आना है। ठीक है, बाकी यही सारी डिटेल थी जो कि हमने डिस्कस कर लेनी थी। ये आपको रीड करना है जो मैं कह रही थी, अपेंडिक्स 12। अगर आप जानना चाहते हैं परसेंटाइल का स्कोर कैसे निकाला जाता है, तो ये पूरा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये दिया गया है आपका पेज नंबर 48 पर। ये 48 पर पूरा आपका परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, ये सारा प्रोसीजर आपको दिया गया है। इसको आप डिटेल में रीड कर लीजिएगा, पूरा फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है, ये सारा प्रोसेस आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो यही आज के सेशन में हमने डिस्कस करना था। उम्मीद है जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन की पूरी डिटेल देखने के बाद हमें। ठीक है, बाकी और कोई भी अगर डाउट शेष है तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे अपने डाउट लिख के दे देना है। वहां पर नेक्स्ट सेशन जब भी हम इस तरीके का लेंगे, वहां पर मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे सेशन में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बच्चे बने रहे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सेशन में बने रहने के लिए, और शुक्रिया। हो सकता है कि कल आपकी क्लास ना हो, कल मैं ऑफ पर रहूं, लेकिन 7 तारीख से आपकी प्रॉपर क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो जितने भी बच्चे जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी का, नमस्कार।